हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टारगेट पॉलिटिकल साइंस। फ्रेंड्स, हम एनटीए द्वारा आयोजित 2021 का एग्ज़ाम जो था उसमें हम राजनीति विज्ञान के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं जो फर्स्ट शिफ्ट में लिया गया था। सो फ्रेंड्स, हमने 36 क्वेश्चन देख लिए थे। अगर आपने पिछला वीडियो ना देखा हो तो उसे भी जाके देख लीजिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करके और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के क्वेश्चन को। आज का हमारा 37 क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश नौकरशाही के कानों में अपील करने या गला फाड़ने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। इस कथन के राइटर को बतलाना है कि यह कथन किसका है जिसने कहा था कि भारत में ब्रिटिश नौकरशाही के कानों में अपील करने से या गला फाड़ने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो देखिए हमारा आंसर इसमें सही हो, हमारा ऑप्शन सही है बी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का यह कथन था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका कथन है कि जीवन एक शक्ति के बाद दूसरी शक्ति पाते रहने का सतत एवं बेचैन इच्छा है जिसका अंत मृत्यु के साथ ही होता है। यह किसका कथन है कि जीवन जो है एक शक्ति के बाद दूसरी शक्ति पाते रहने की सतत एवं बेचैन इच्छा है जिसका अंत मृत्यु के साथ ही होता है। तो हमारा ऑप्शन सही होगा बी, मतलब यह कथन हॉब्स का है, हॉब्स द्वारा यहाँ कहा गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मार्क्स से संबंधित नहीं है, जो हमें बतलाना है। तो देखिए कार्ल मार्क्स से संबंधित सिद्धांत नहीं है, उसे बतलाना है। तो हमारा ऑप्शन सही ऑप्शन बी, परिवार, निजी संपत्ति और राज का उद्भव जो है यह कार्ल मार्क्स से संबंधित नहीं है। बाकी सब जो है सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, अलगाव का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, ये तीनों संबंधित है मार्क्स से। नेक्स्ट है भारत और चीन के मध्य की सीमा रेखा का नाम बताना है। तो भारत और चीन के मध्य कौन सी सीमा रेखा है? मैक-मोहन रेखा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान किस संगठन के नेताओं को आमंत्रित किया गया था? तो हमारा ऑप्शन सही होगा सी, सार्क। सार्क संगठन जो है इसके नेताओं को आमंत्रित किया गया था 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शपथ ग्रहण किया गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से मेरी पी फॉलेट के उन्नत विचार हैं? तो फॉलेट के विचारों को हमें बतलाना है। तो फॉलेट के विचार देखिए है रचनात्मक द्वंद्व और एकीकरण। बाकी प्रक्रियात्मक फॉर्म ये और स्वीकृति क्षेत्र ये दोनों नहीं है। तो हमारा ऑप्शन 2 और 4 हम कुछ देख लेते हैं। ऑप्शन सी सही होगा, 2 और 4, एकीकरण और रचनात्मक द्वंद्व ये संबंधित है मेरी फॉलेट से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मजदूरी वृद्धि और अवसंरचना विकास के कार्यक्रम में थे? तो मजदूरी वृद्धि और अवसंरचना से संबंधित जो कार्यक्रम है उन्हें हमें कूट के माध्यम से बतलाना है। तो देखिए क्रैश स्कीम ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट यानी सघन ग्रामीण रोजगार योजना, ये विकास कार्यक्रम संबंधित है मजदूरी वृद्धि और अवसंरचना से। और सेकेंड है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ये भी संबंधित है। थर्ड है ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ये तीनों संबंधित है। बाकी जो चौथा है कृषि विज्ञान पद्धति में परिवर्तन, यह संबंधित नहीं है मजदूरी विधि से। तो हमारा ऑप्शन सही होगा 1, 2, 3, कूट में मिला के देख लेते हैं 1, 2, 3, ऑप्शन सी सही है 1, 2 और 3। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संविधानवाद की विशेषता नहीं है? तो संविधानवाद की विशेषता नहीं है, हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी, पार्टी आधारित अवधारणा जो है यह संविधानवाद की विशेषता नहीं है। हमारा ऑप्शन सही है ऑप्शन सी। आगे इस क्वेश्चन में हमें मिलान करना है। देखिए साल्ट वन हुआ था 1972 में, साल्ट 2 हुआ था 1979 में, और स्टार्ट 1 जो हुआ था वह हुआ था 1991 में। INFTT जो हुई थी वह हुई थी 1987 में। तो हमारा ऑप्शन सही होगा 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1 होगा हमारा आंसर सही, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही हमारा 4, 3, 2, 1। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी हमें मिलान करना है। बुक का नाम और राइटर थिंकर का नाम दिया गया है, तो देख लेते हैं। रविंद्र रे की बुक का नाम था द नक्सलाइट्स एंड देयर आइडियोलॉजी। आशीष कुमार राय के बुक का नाम है द स्प्रिंग थंडर एंड आफ्टर। कैरोल स्पेरी संबंधित थे जेंडर डेवलपमेंट एंड द स्टेट इन इंडिया से, और संजय कुमार जो थे वह संबंधित थे इंडियन यूथ एंड इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स से। तो हमारा ऑप्शन सही होगा इसमें 1, 2, 3, 4, ऑप्शन संबंधित हमारा सही होगा ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4। मिलान एकदम सही दिए गए थे। 47 था निम्नलिखित में से कौन सा नव उपनिवेशवाद के उभरने का कारण है? तो नव उपनिवेशवाद के उभरने के कारण को हमें बतलाना है। तो नव उपनिवेशवाद के जो उभरने का कारण है वह था जब नव उपनिवेशवाद का उभरा था हमारे यहाँ, या नव उपनिवेशवाद का जब उभरा था उसका कारण बतलाना था।
तो देखिए इसमें पहला तो था कि जो यूरोपीय शक्तियों की कमजोर हुई स्थिति, और सेकेंड था कि साम्राज्यवाद के विरुद्ध सचेतता में वृद्धि। तो ये दोनों ए और बी जो थे वह संबंधित थे नवोपनिवेशवाद के उभरने से। तो हमारा ऑप्शन सी होगा ए एंड बी। तो हमारा देखिए ऑप्शन ए सही है, ए एंड 1 और 2। नेक्स्ट है कि पेरियार ईवी रामास्वामी ने किसके पक्ष में तर्क दिया था। जो पेरियार जी थे उन्होंने किसके पक्ष में तर्क दिया था। तो हमारा ऑप्शन सही था सी, मनुष्य की गरिमा। मनुष्य की गरिमा के पक्ष में इन्होंने तर्क दिया था। नेक्स्ट है चुनाव आयोग, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 में जिसका वर्णित है, चुनाव आयोग जो है अनुच्छेद 324 में वर्णित है, के द्वारा प्राप्त चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति कब लागू हुई। तो देखिए चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति लागू हुई थी 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को चुनाव आयोग का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 24 अगस्त 2017 को के.एस. पुत्तुस्वामी जो रिटायर्ड थे बनाम भारतीय संघ मुकदमे में निर्णय दिया था। तो इसका जो निर्णय दिया गया था वो हमारा देखिए पहला ऑप्शन सही था। इसमें फर्स्ट होगा कि निजता के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के तात्विक भाग के रूप में तथा संविधान के भाग 3 द्वारा दी गई आज़ादियों के गारंटी के माध्यम से सुरक्षा प्राप्त है। तो यह कथन था एस पुत्तुस्वामी का भारत बनाम भारतीय संघ मुकदमे में निर्णय दिया गया था। निजता के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के तात्विक भाग के रूप में तथा संविधान के भाग 3 द्वारा दी गई आज़ादियों की गारंटी के माध्यम से सुरक्षा प्राप्त होना है। हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है कि क्रांतिकारी हिंसा ने केवल भेदक होती है बल्कि क्या होती है, उपनिवेशी प्रजा को स्वयं के पुनर्निर्माण का अवसर भी प्रदान करता है। जो क्रांतिकारी हिंसा होती है न केवल वह भेदक ही होती है बल्कि क्या होती है, उपनिवेशी प्रजा को स्वयं के पुनर्निर्माण का अवसर भी प्रदान करती है। तो यह कथन किसका था, हमें यह बतलाना था। यह कथन था फ्रेंच फैनन का। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को, यहाँ देखिए अखंडता शब्द होगा, अखंड होगा, अखंडता शब्दों को हमारे संविधान में समावेश किया गया था। तो हमारा ऑप्शन सही है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन दिया गया है कि मैकग्रेगर ने अपने प्रतिष्ठित मूल पाठ ह्यूमन साइड ऑफ द इंटरप्राइज, जो इनकी बुक थी ह्यूमन साइड ऑफ द इंटरप्राइज में अपने प्रसिद्ध सैद्धांतिक मान्यताएं प्रदान की है। निम्नलिखित में से कौन सही मान्यता है उन्हें हमें बतलाना है। तो देख लेते हैं। जो पहला है कि आम मानव जिसकी अपेक्षाकृत कम महत्वाकांक्षा है, निर्देशित होना पसंद करता है और उत्तरदायित्व से दूर रहना चाहता है, तो सुरक्षा मुख्य चिंता रहती है। तो यह कथन था उनके में, उन्होंने समावेश किया था इस कथन को। और सेकेंड है कि आम मानव समुचित स्थितियों में दायित्व न केवल स्वीकार करता है बल्कि उसको प्राप्त करना भी सीखता है। तो यह भी उससे संबंधित है। थर्ड क्वेश्चन है कि जो आम मानव होते हैं वह कार्य करने के प्रति न केवल स्वीकार करता है बल्कि क्या करते हैं, उनको प्राप्त करना भी सीखते हैं। तो यह कथन भी हमारा सही है। फोर्थ क्वेश्चन कि उत्कृष्ट प्रबंधन एक सही विज्ञान है, तो इस बात की व्याख्या उन्होंने नहीं की थी। तो हमारा ऑप्शन सही होगा 1, 2 एंड 3। तो देख लेते हैं विकल्प 1, 2 एंड 3। ऑप्शन सी सही है, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अभी के चुनावी राजनीति का अभिलक्षण नहीं है। तो वह कौन सा है जो आज के चुनावी राजनीति में वह सम्मिलित नहीं है, ये हमें बतलाना है। देखिए गठबंधन निर्माण ये सम्मिलित है। मतदाताओं के चुनावी पसंद के प्रसार में वृद्धि यहाँ भी सम्मिलित है। बहुदलीय प्रथा भी हमारे चुनावी राजनीति में यह प्रचलित है। बट जो ऑप्शन डी दिया गया है कि कांग्रेस के प्रभुत्व वाली व्यवस्था का स्थिरीकरण हो, तो यह संबंधित नहीं है आज की चुनावी राजनीति से। तो हमारा ऑप्शन सही है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन निर्भरता के सिद्धांतकार ने अर्ध परिधि सेमी पेरीफेरी की संकल्पना को जोड़ा है। वह सिद्धांतकार है इमैनुअल वालरस्टीन, जिन्होंने अर्ध परिधि की संकल्पना को जोड़ा है। नेक्स्ट है हमें मिलान करना है। देखिए कैथरीन मैकिनन थे, उनकी बुक का नाम था टूवर्ड्स ए फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट। सुजैन मोलर ऑकिन की बुक का नाम है जस्टिस, जेंडर एंड द फैमिली। सुजैन मोलर की बुक है। यस फारस्टीन जो थे उनकी बुक थी द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स। बेल हुक की बुक है फेमिनिज्म इज फॉर एवरीबॉडी। तो हमारा ऑप्शन देखिए सही होता है 3, 4, 2, 1।
3421 हमारा ऑप्शन सही होगा, 3421 ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि भारत की विदेश नीति के नियम में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। तो देखिए, पहला दिया है कि भारत ने वर्ष 2015 में बांग्लादेश के साथ समझौते LBA पर हस्ताक्षर किए हैं, तो यह सही है। भारत ने वर्ष 2015 में बांग्लादेश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और हमें सही बतलाना है। देखिए, सेकेंड है कि भारत ने वर्ष 2017 में श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह के निर्माण पर सहमति व्यक्त की थी, तो यह कथन गलत था, उन्होंने सहमति व्यक्त नहीं की थी भारत ने। और थर्ड है कि भारत ने वर्ष 2011 में अफगानिस्तान के साथ रणनीतिक भागीदारी समझौते SPA पर भी हस्ताक्षर किए थे, तो ये भी सही है। फोर्थ है कि मालदीव के अब्दुल्ला यमीन 2013-18 के शासनकाल में भारत के साथ मैत्री संबंध थे, तो यह गलत है क्योंकि उनके साथ उस समय भारत के साथ मैत्री संबंध नहीं थे। तो हमारा ऑप्शन देखिए, इसमें सही बतलाना था, तो हमारा ऑप्शन सही होगा। पहला तो थर्ड सही था और एक पहला सही था, तो 1 एंड 3 हमारा सही ऑप्शन होगा। देखते हैं कूट में, ऑप्शन बी 1 एंड 3। नेक्स्ट है कि हन्ना आरेंट की रचनाओं की आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो हन्ना आरेंट जो थे, उनकी रचनाओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, आरोही क्रम में। चलिए व्यवस्थित करते हैं। देखिए, जो हन्ना आरेंट की बुक थी, उसमें पहली बुक उनकी थी इसमें देखिए ये मिलान सही किया गया है, सीरियल नंबर इसमें सही दिया गया है। पहले उनकी थी द ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, एंड सेकेंड थी द ह्यूमन कंडीशन, थर्ड थी ऑन रेवोल्यूशन, और ऑन इसमें फोर्थ नंबर पे थी ऑन वायलेंस। इसमें सीरियल नंबर से 1 2 3 4 दिया है, कुट में देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस चिंतक ने दी आर्ट ऑफ वॉर बुक किसकी है। तो यह मैकियावेली की बुक है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है कि लोक प्रशासन राजनीतिक रूप से निर्धारित लक्ष्यों को निष्पत्ति है। जो लोक प्रशासन है वह राजनीतिक रूप से क्या है, तो निर्धारित लक्ष्यों की निष्पत्ति है या प्राप्ति है। तो हमारा ऑप्शन सी, इसमें ऑप्शन डी वुड्रो विल्सन का यह कथन था कि लोक प्रशासन राजनीतिक रूप से निर्धारित लक्ष्यों की निष्पत्ति है। अगला क्वेश्चन है कि श्री अरविंदो द्वारा राष्ट्रवाद को किस रूप में जो अरविंदो थे वह राष्ट्रवाद को किस रूप में मानते थे, हमें बतलाना है। तो इसमें पहला दिया गया है कि आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की पाश्चात्य जनधारणा से भिन्न है, यह कथन अरविंदो का था। सेकेंड था कि अव्ययी के रूप में राष्ट्र, ये भी उनका है। और थर्ड है कि धार्मिक लालसा और नैतिक दृष्टिकोण के रूप में राष्ट्रवाद, तो धार्मिक लालसा और नैतिक दृष्टिकोण के रूप में भी उन्होंने राष्ट्रवाद को माना था। और फोर्थ है कि भौगोलिक इकाई के रूप में राष्ट्र, तो भौगोलिक इकाई की बात अरविंदो ने नहीं की थी। तो 1 2 एंड 3 है अरविंदो के राष्ट्रवाद से संबंधित, तो हमारा ऑप्शन सही होगा 1 2 3, ऑप्शन ए 1 2 एंड 3। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि कौन नौकरशाही को राज्य की चेतना मानते थे। राज्य की चेतना कौन मानते थे, तो मार्क्स जो हैं वह नौकरशाही को राज्य की चेतना मानते थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन नहीं है। तो जो सकारात्मक स्वतंत्रता है उसका समर्थक कौन नहीं है, यह हमें बतलाना है। देखते हैं, देखिए सकारात्मक जो TH ग्रीन थे वह सकारात्मक स्वतंत्रता से संबंधित थे। जॉन लॉक थे वह नहीं संबंधित थे, ये संबंधित नहीं थे, हमें नहीं जो संबंधित है सकारात्मक स्वतंत्रता से वही बतलाना है। और जो हेराल्ड लास्की थी ये भी सकारात्मक स्वतंत्रता से संबंधित थे, जेरेमी बेंथम नहीं थे। तो हमारा ऑप्शन सही होगा 2 एंड 4। कूट में हम देख लेते हैं 2 एंड 4, ऑप्शन सी 2 एंड 4 हमारा सही कथन हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें हमें मिलान करना है। तो देखिए, ब्यूरोक्रेटिक टेरर यह था हन्ना अरेंट जी का। कल्चरल रिवोल्यूशन जो था वो माओ सेतुंग का था। अल्फाथीट जो था वह था फ्रांस फेनेन का। और एलिगोरी जो ऑफ केव्स है, तो ये था गुफा का सिद्धांत जो दिया था उन्होंने प्लेटो ने दिया था। तो हमारा ऑप्शन सही है 4 3 1 एंड 2, 4 3 1 एंड 2, ऑप्शन नंबर डी 4 3 1 एंड 2 संबंधित सही है हमारा। नेक्स्ट है, आधुनिक उदारवाद किस पहलू में विश्वास नहीं रखता। जो आधुनिक उदारवाद है वह किस पहलू में विश्वास नहीं रखता है, तो हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन बी न्यूनतम राज्य से संबंधित नहीं है। कौन इसमें विश्वास नहीं करता, तो आधुनिक उदारवाद। इसमें भी हमें देखिए मिलान करना है, कुछ एग्रीमेंट दिए गए हैं, उसके सन दिए गए हैं। तो देखिए, पहला है कि बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ये कब किया गया था, तो ये किया गया था 2020 में।
सेकेंड है कि इंडो यूएसए सिविल न्यूक्लियर डील, यह हुई थी 2005 में। एग्रीमेंट जो बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन हुआ था, वह एग्रीमेंट हुआ था 2020 में। इंडो यूएसए सिविल न्यूक्लियर डील हुई थी 2005 में। तो हमारा 3, 4 एंड हाई टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन ग्रुप था, वह पास हुआ था 2002 में। और जो नेक्स्ट स्टेप्स इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी, वह हुई थी 2004 में। तो हमारा ऑप्शन सी होगा 3, 4, 2, 1। 3, 4, 2, 1 देखते हैं हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी 3, 4, 2, 1। नेक्स्ट है अन्य अप्रतिमानित समूह प्रक्रियाओं में, जो अन्य अप्रतिमानित समूह प्रकार्य हैं, उसमें भेद किया था किसने? तो अप्रतिमानित समूह प्रकार्यों में भेद किया था आमंड और कोलमैन ने। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। अगला है, देखिए कथन और कारण से प्रश्न पूछा गया है। कथन था कि BR अम्बेडकर जो थे वह वर्तमान संघीय ढांचे के आलोचक थे। तो ये कथन सत्य है, क्योंकि जो अम्बेडकर जी थे वह जो वर्तमान संघीय ढांचा है इस समय उसके वह आलोचक थे। सेकंड है कि अम्बेडकर के अनुसार स्थानीय स्वराज शासन के पास वास्तव में न तो विधायी शक्तियाँ हैं और न ही क्या है कार्यकारी शक्तियाँ। तो यह भी सही है। तो हमारा देखिए ए भी सही है, आर भी सही है, और जो व्याख्या करता है यार ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। क्यों? वो जो संघीय ढांचे से वो क्यों आलोचक थे? जो अम्बेडकर जी थे वो संघीय ढांचे के आलोचक थे। तो क्यों थे? क्योंकि कि जो स्थानीय स्वशासन के पास वास्तव में न तो विधायी शक्तियाँ हैं और न ही क्या है तो कार्यकारी शक्तियाँ, इसलिए वो संघीय ढांचे के आलोचक थे। तो हमारा ऑप्शन सी होता है ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर जो है वह ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न चरणों में नारीवादी आंदोलन की विचारधारा संबंधी केंद्रीय विचार को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो देखिए इसे महिलाओं को मताधिकार देने पर बल। सेकंड है कि सामाजिक तथा आर्थिक समानता पर बल। फोर्थ है संस्कृति तथा संदर्भ पर बल। और चौथा है कि पर्यावरण, नारीवाद, इको फेमिनिज्म। तो देखिए इसमें कालक्रमानुसार बतलाना है, तो यह कालक्रमानुसार व्यवस्थित है। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा यह सीरियल नंबर से सही है। तो हमारा ऑप्शन सही होगा 1, 2, 3 एंड 4। ऑप्शन ए सही हमारा हो जाता है, 1, 2, 3 एंड 4 सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संधियों के कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ हुई थी इनका कालक्रमानुसार इन्हें व्यवस्थित करना है। तो देखिए इन चारों में पहले हुई थी वेस्टफालिया की संधि, फिर हुई थी यूट्रेच की संधि, यूट्रेच की संधि के बाद वर्साई की संधि हुई थी, फिर सबसे लास्ट में हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर आया था। तो हमारा ऑप्शन सही होगा 2, 4, 3 एंड 1। So friends,